नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा को लेकर जो चीजें चल रही हैं। कल मैंने एक खबर चलाई थी कि भाई देखिए, सक्षमता से आपको बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका लाभ आने वाले समय में आपको मिल भी सकता है। उसको लेकर बहुत सारी चीजें सामने भी आई, बहुत लोगों की प्रतिक्रिया भी आई। ऐसे में मैंने सोचा कि सक्षमता परीक्षा के पक्ष में, सक्षमता परीक्षा के विरोध में जो भी एसोसिएशन है शिक्षक संघ के, उनसे हम बात करें और उस बातचीत के दौरान दो चीजें सामने आएंगी, वो शिक्षक खुद महसूस करें कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। तो आज हम आप ही के शिक्षक संघ के नेता हैं आनंद मिश्रा, उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। चलिए सीधे हम बात करते हैं आनंद मिश्रा से। आनंद मिश्रा जी, आप सक्षमता के पक्ष में हैं कि सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, तो आखिरकार सक्षमता परीक्षा से जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं कि पहले से जो आप कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, 15 साल से नौकरी में है, वो नौकरी का पीरियड तो इसमें काउंट होगा नहीं। फ्रेश नौकरी की तरह लोगों को अपॉइंट किया गया है, उनको ज्वाइनिंग करना है, फिर भी आप कह रहे हैं कि लाभ हो रहा है। क्या लाभ है? बिल्कुल फ्रेश नौकरी की तरह तो नहीं है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का आयोजन ही किया गया है वैसे शिक्षकों के लिए जो पूर्व से कार्यरत है, नियोजित शिक्षक। ये ओपन कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में शिक्षकों को फॉर्म भरने के लिए अवसर दिया गया था और आम विद्यार्थियों के साथ या जो रेगुलर पढ़ने वाले छात्र हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, वैसे छात्रों के साथ शिक्षकों को कंपटीशन करवा दिया गया था। लेकिन सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया गया है उसमें सिर्फ नियोजित शिक्षक ही अप्लाई कर सकते हैं जो पूर्व से कार्यरत है। तो इसको नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश परीक्षा सरकार ले रही है जिसमें ओपन कंपटीशन है। ये शिक्षकों के बीच की ही परीक्षा है और इसको विभागीय परीक्षा है। भले नाम इसका सक्षमता परीक्षा दिया जाए, लेकिन शिक्षकों के लिए ही आयोजित की गई परीक्षा है। तो इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि विभागीय परीक्षा नहीं है। विभाग के द्वारा शिक्षकों को एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आप के साथ जो राज्यकर्मी बनाने की बात है, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक आंदोलन हमेशा करते थे इस बात को लेकर के कि हमें राज्यकर्मी बना दिया जाए, हमें जो ग्रेजुएटी दे दिया जाए, हमें सरकार राज्यकर्मी मान ले और उसके तहत जो भी राज्यकर्मी को फैसिलिटी दिया जाता है वो हमें मिले। बिहार सरकार ने एक चालाकी से कह सकते हैं कि सीधे सीधे नहीं करके एक परीक्षा आयोजित कर दी कि हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि जनमानस में इस तरह का माहौल बना हुआ था बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रति कि ये लोग पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है, इन लोगों को पठन पाठन से मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, ये लोग आंदोलन करते हैं, जब मन करता है हड़ताल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ने एक खिड़की खोला, दरवाजा नहीं कह सकते, खिड़की खोला कि परीक्षा के बाद आपको हम राज्यकर्मी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस खिड़की के माध्यम से अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता थी। अब इस चीज को वो कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट में जब हमारे कुछ शिक्षक साथी गए, संगठन के लोग गए और पटना हाईकोर्ट ने सक्षमता को अनिवार्य नहीं किया। सच्चाई है क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रुख कभी नियोजित शिक्षकों के प्रति अच्छा नहीं रहा है, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत अच्छा रहा है, जिस तरीके से भी हो, चाहे 2015 में हमें चाइनीज वेतनमान दिया गया हो, चाहे 2020 में आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा हमें ईपीएफ दिया गया हो या स्थानांतरण की रणनीति भाई, यानी कुछ कुछ लाभ है। बड़े आंदोलन के बाद छोटा छोटा आंशिक लाभ दिया जा रहा है, तो उसी श्रेणी का ये भी एक लाभ कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा हमें दिया जा रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा से हम भयभीत हो जाए, क्योंकि शिक्षक है और पठन पाठन से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, तो हम अगर परीक्षा से भयभीत हो गए कि परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे तो उचित नहीं है। शिक्षकों के मान सम्मान के साथ उचित प्रक्रिया नहीं थी। सरकार भले हमारे साथ गलत छल के साथ काम कर रही हो, लेकिन शिक्षकों को भी ईमानदारी के साथ इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे बारे में जो सामाजिक परिस्थिति मनोस्थिति बनी हुई थी उसको बदलने का एक अवसर है सक्षमता परीक्षा। बहुत से आंदोलन चला, शिक्षकों ने पूरा योगदान दिया उसमें, आज आगे भी होगा। लेकिन आनंद, एक सवाल है कि सिर्फ उसी आधार पे आप कह रहे हैं कि भाई समाज में प्रतिष्ठा मिल जाएगा, इसीलिए आप जो है सो इसको परीक्षा में शामिल हो। लेकिन
आप जितने वर्षों तक काम किए उसका कोई लाभ नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई वित्तीय लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि कई सवाल कल हमने खबर चलाई कि भाई आपको लगभग 10,000 रुपया पर मंथ सरकार और आपसे जो पैसा काटेगी। भाई देखिए, ये सब नौकरी में होता है। लोगों को लगता है ना, दिक्कत है मास्टर साहब लोगों को कि बाकी दुनिया ये लोग देखते नहीं है। भाई हम लोगों का भी जो पीएफ कटता है उसमें जो एम्प्लॉयर है उसका भी परसेंटेज रहता है, और सरकार का भी जो कंपनी है उसका भी परसेंटेज रहता है। ये चीजें भूल गए हैं ये लोग। ये नहीं समझ रहे हैं कि अब देश बदल गया है। अब देश अब वो देश नहीं है। पेंशन सिस्टम जब खत्म हो गया तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। तो जब हम लोग खुद पीएफ हम लोगों का कटता है तो एक परसेंटेज फिक्स है जो एम्प्लॉय देता है, और बाकी पैसा एम्प्लॉयर देता है। वो वही स्थिति इसमें है। तो कई लोगों का कहना था कि इसमें हमको फायदा क्या है, क्या होने वाला है, इससे तो हमारा मंथली पेमेंट तो 4,000 कम हो गया। तो मोटा मोटी तौर पे जो हम ये जानना चाहते हैं कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष जिनका नौकरी बचा हुआ है, उनको क्या वाकई में इससे कुछ लाभ मिलने वाला है? निस्संदेह बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। जैसे आपने बताया कि ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को कंट्रीब्यूशन होता चाहिए। 2020 से हमें भी मिला है वो ईपीएफ का लाभ, हमारा भी। लेकिन उसमें सरकार ने वहां क्या चालाकी किया, हमारा मूल वेतन कितना भी हो जाए सरकार 15,000 फिक्स कर दिया और 1,800 रुपया हमारा कटेगा गवर्नमेंट की तरफ से, 1,800 रुपया और 150 रुपया 1,950 रुपया करके कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट, और 1,800 रुपया हमारे सैलरी से कटता है जो हमारे ही ईपीएफ अकाउंट में जाता है। तो आज जो स्थिति है, हमने उसके बाद भी आंदोलन छेड़ा। अगर नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया होता तो आज जिसको 30,000 रुपया मूल वेतन है उसको 30,000 के अनुसार 3,600 रुपया उसका कटना चाहिए था, गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 रुपया मिलना चाहिए था। तो वो न दे करके सरकार हमें 15,000 रुपया मूल वेतन पे फिक्स कर दिया। चलिए वो तो नियोजित शिक्षक होगा। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है इसमें एक रास्ता तो है ना कि एनपीएस बनेगा, एनपीएस के तहत शिक्षक आएंगे, उनका प्राण नंबर मिलेगा। आप गौर कीजिएगा कि कटौती किसके साथ हुआ है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई है वो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आई है। उसके पहले जो टीआरई 1 में शिक्षक बहाल हुए, जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई उसमें गए हैं, उनका भले 30,000 रुपया मूल वेतन हो, लेकिन बीपीएससी 1 में बहाल होकर के गए हैं तो उनको 25,000 मूल वेतन पे फिक्स कर दिया गया है। उनको लॉस हुआ है, उनको 5,000 रुपया मूल वेतन में कटौती हुआ, फिर भी कुछ लोग उसमें भी ज्वाइन किए। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बीपीएससी में लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग दूर दराज जाने के चलते नहीं कर पाए। वो स्थिति बनी है। अब हमारे जो शिक्षक साथी विशिष्ट वाले जो आएंगे उनको 30,420 रुपया जो भी मूल वेतन है उससे तो कटौती उनका नहीं होने वाला है। उससे उनको 100, 200, 400, 500 रुपया बढ़ेगा। वेतन संरक्षण का लाभ सरकार ने दिया है। तो जब वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है सरकार तो तत्काल तो हमें वो ले लेना चाहिए था। अब हमारे जो 5 साल, 10 साल, 25 साल, जो 20 साल जो सर्विस कर चुके हैं शिक्षक साथी, उनके सर्विस लेस का लाभ क्या होना चाहिए था। तो समस्थानिक इंडेक्स में उनको न दे करके सरकार ने यहाँ पे भी छल किया है शिक्षकों के साथ। लेकिन कह सकते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कम से कम हमें 25,000 पे तो नहीं न ले जा रही है, हमें कहाँ लेकर के जा रही है। जो हमारा अभी वेतन प्राप्त हो रहा है उस मूल वेतन से नीचे नहीं जा रही, यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जो शिक्षक भ्रमित हो रहे हैं कि हमें लाभ नहीं मिलेगा, हमारा आज जो हम ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से नई पदस्थापना से हमारा डेट का ज्वाइनिंग मान लिया जाएगा। तो ये सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित हुई है, और जब पटना हाईकोर्ट ने ये लिख करके दे दिया कि कोई बाध्यता नहीं है, जिनको देना है देने दीजिए, तो कल अगर नियोजित शिक्षकों को वरीयता का लाभ मिलेगा, सर्विस 20 साल, 18 साल, 10 साल का अगर सर्विस लेंथ के आधार पर उनको लाभ मिलेगा, तो क्या जो परीक्षा देने वाले बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या उनके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खुला हुआ है क्या, कि जब उनको दिया जा सकता है तो क्या हमें उस वरीयता का लाभ के आधार पर लाभ नहीं मिलेगा क्या। तो कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में नियोजित शिक्षकों के लिए एक रास्ता खुला है, भले वो सक्षमता परीक्षा जैसे दुरूह रास्ता है। शिक्षकों के मन में बहुत भय है। सबसे कठिनाई क्या भय होता है, वेतन बढ़ोतरी से ज्यादा कठिनाई यही होता है, ये होता है कि हमारा स्कूल हमारे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और हम 10 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें दूर दराज फेंक दिया जाए। और हम सभी लोगों ने, आप गौर किए होंगे, पटना हाईकोर्ट के जजमेंट में भी बिहार सरकार ने दिया था कि हमारा प्रयास होगा कि उनकी वरीयता का ही जिला आवंटन कर दिया जाए। आप देखे भी हैं कि रिजल्ट जब आया है सक्षमता 1 का, तो उसमें
कुछ त्रुटियां रही थी तो हंगामा खड़ा हुआ या आवेदन वगैरह दिया गया, तो उसमें सुधार करते हुए मैक्सिमम लोगों को उनका पसंद का जिला दिया गया फर्स्ट चॉइस का। बहुत कम लोग हैं जिनको तीसरा जिला, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एक भी शिक्षक ऐसा होगा जो उन 3 जिलों में के अलावा चौथा जिला किसी को दिया गया हो। तो सरकार ने थोड़ा सा एक रास्ता दिया है। अगर 2 कदम सरकार हमारे तरफ सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आगे आ रही है, तो एक कदम हमें भी बढ़ना चाहिए है। और क्योंकि हम जी हम संघर्ष कब तक करें, आखिर एक सीमा होती है ना। बहुत से शिक्षक साथी रिटायर करते चल जा रहे हैं, उनकी उम्र समाप्त होते जा रही है, तो जो मिल रहा है तत्काल वो ले लेने में कोई बेवकूफी नहीं है, और शिक्षक परीक्षा से भागने वाले नहीं है। एक और बात है कि जो 2022 में बहाल हुए लगभग 40-45 हजार लोग बहाल हुए, उनका सैलरी तो भी 20,000 है। वो अगर सक्षमता में आएंगे तो एक बार उनको 10,000 का लाभ मिलेगा? नहीं, ज्यादा का लाभ मिलेगा। जिनको अभी मूल वेतन 15,800 रुपया मिल रहा है, और उनको टोटल ग्रेस पेमेंट जो है 22,000 रुपया के करीब मिल रहा है, 22,000 समथिंग। अगर उनको सक्षमता में पास करके वो आते हैं 1 to 5 के शिक्षक है, तो 25,000 मूल वेतन पे हो जाएंगे, और वो कहाँ पहुंच जाएंगे, उनको 38,000 रुपया सैलरी हो जाएगा। तो 22 से 38 16,000 रुपया का फायदा। अगर वो 6 to 8 के शिक्षक है, उनको भी 22,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, और उनको 28,000 मूल वेतन हो जाएगा, उनको 42 के करीब उनको पेमेंट बन के आने लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 15 से 16,000 उन 42,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो 2022 में बहाल हुए हैं। बाकी जो पुरातन शिक्षक है उनको भी लाभ होगा, 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक लाभ होगा। 2,000 से कम किसी को नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता दूं कि 2015 में जब सरकार ने फिक्स मानदेय से वेतनमान लाई थी, उस समय आप याद कर लीजिएगा, जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, किन्हीं को 18,000 9,000 जिनका सैलरी था उनका 18,000 वेतनमान हो गया था, और जिनका सैलरी 11,000 था उनको 12,500 रुपया हो गया था। यानी मात्र उनको 1,500 रुपया और 1,800 रुपया का वेतन वृद्धि हुआ था। तो ये सिस्टम होता है, कभी कभी जब बड़े पैमाने पर बदलाव होता है तो किसी के साथ बहुत लाभ हो जाता है और किसी को आंशिक लाभ होता है। तो ये रास्ता तो खुल रहा है ना। और हम बिहार के संघर्षशील शिक्षक साथी हैं, जब हम संघर्ष रास्ता सरकार ने खोला है, हमें राजकर्मी बना देगा, हमारे अंदर प्राण क्रिएट हो जाएगा, हम राजकर्मी हो जाएंगे। तो संतोष जी, हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और हम लोग जानते हैं इस बात को कि किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जब तक न हो जाए उसको आप पत्थर के मूर्ति मानते हैं, उसको ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती। उसी तरह बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के अंदर प्राण नहीं दिया था बिहार सरकार ने, लेकिन जो विशेष शिक्षक बनेंगे उनका प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। और ये बात सभी शिक्षकों को समझने की आवश्यकता है। भले एक मोह है, तो ये बात तो सच्चाई है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया, सच्चाई है, हम पंचायत में जो शिक्षक बहाल हुए हैं 2003 से 2005 से, वो पंचायत से उनको मोह भंग नहीं हो रहा है। सरकार आपको राज्यकर्मी बनाएगी, आपको हाउस रेंट देगी, आपको मेडिकल देगी, और आप कहिएगा कि हम घर में ही नौकरी करेंगे, तो ये कहीं से उचित तो नहीं है। ये नौकरी जब कर रहे हैं तो हम बिहार के बच्चों को सेवा करने के लिए आए, जहां सरकार भेजेगी वहां जाके काम करेंगे। हाँ, हमारे अधिकार में जो सरकार कटौती कर रही है, ये बहुत बड़ी बेईमानी कर रही है। तो जब हमें एनपीएस मिलेगा तब ना हम ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारे कुछ शिक्षक साथी कर रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से हमको क्या मतलब, वो मिलेगा ही नहीं। तो जो एनपीएस धारी ही नहीं है, नियोजित शिक्षक ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई थोड़े लड़ सकते हैं जिनको ईपीएफ मिल रहा है। ओल्ड पेंशन की लड़ाई वही व्यक्ति लड़ सकता है जिनके ऊपर एनपीएस लागू हो, और सरकार राजनीतिक माहौल में कुछ बदलाव अगर होती है तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा। हम सब इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं या माहौल बना रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने हमें ग्रेजुएटी का लाभ दे दिया, प्रमोशन का लाभ दे दिया, तो जब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ दिया जा सकता है तो क्या विशिष्ट शिक्षक रहते हुए लाभ नहीं दिया जाएगा क्या? बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि हमने सरकार की एक नीति के तहत इस परीक्षा दिया है। मैं पहले भी फिर कह रहा हूँ कि हम विभागीय परीक्षा देकर के आ रहे हैं, इसमें आम आदमी परीक्षा नहीं दे रहा है, आम स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे रहा है। तो विभाग के शिक्षकों के बीच ही परीक्षा आयोजित की गई है, तो इसको सरकार कोर्ट को भी मानना पड़ेगा कि ये विभागीय परीक्षा थी, और इसके आधार पे हमारी पूर्व सेवा को भी जोड़ करके हमें भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर न्यायालय में हम जाएंगे, और न्यायालय का दरवाजा, सड़क का और सदन का दरवाजा तो हमारे लिए खुला हुआ है। हम कभी भी वहां से सवाल उठवा सकते हैं, माननीय के द्वारा सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं।
आनंद, ये बहुत बड़ी बात कहा आपने कि ये विभागीय परीक्षा है, ये फ्रेश परीक्षा नहीं है, ये विभागीय परीक्षा है। और विभागीय परीक्षा के तहत जो लोग अगर राजकर्मी बनते हैं तो उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। ये भले है कि वो उस बिंदु को सरकार ने जो है सो जो मतलब नियमावली बनाई है उस पे वो अभी हिडन रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है ये बड़ी बात आपने कही है कि ये विभागीय परीक्षा है, फ्रेश परीक्षा नहीं है। लेकिन आनंद, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि कई शिक्षकों को हमने जब ये कहा कि भाई आपको रिटायरमेंट के बाद मोटी राशि मिलेगी, उस राशि को लेकर क्या तय की गई है सरकार की तरफ से? एनपीएस में जिस तरीके से वेतन कटौती होता है, जो हमारा मूल वेतन है, उसका मूल वेतन और डीए दोनों जोड़ करके उसका 10% एनपीएस में हमारे तरफ से योगदान दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से 14%। तो आज जितने भी शिक्षक है, प्रत्येक महीने कम से कम 9,000 रुपया उनका एनपीएस में जाएगा। अब वो अपने सर्विस से जोड़ लें और 9% इंटरेस्ट उनको मिलेगा, खाते में डाला जाएगा। बहुत से लोग टेंशन करके फंस रहे हैं कि पेंशन हमें कम, जिनका 20 साल सर्विस है, कम से कम उनको 50 लाख रुपया तक लाभ मिलने जा रहा है। और जिनका कम होगा तो 5 लाख कम, ईयरली अगर हम कम करते जाएंगे तो 5 लाख 3 लाख कम अगर करते जाएंगे तो एक लाभ मिलेगा। आज की डेट में जो शिक्षक रिटायर कर रहे हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। और ग्रेजुएटी जो मिलेगा राजकर्मी को जो मिलता है वो हमें भी मिलेगा, तो वो जोड़ करके मिलेगा। जिस समय हम रिटायर करेंगे, आज हमारा वेतन 40,000 रुपया अगर है तो उस समय हम अनुमान करते हैं कि 20 साल बाद हमारा सैलरी 1.5 लाख रुपया होगा और उसका हमारा सर्विस से गुना करके जब मिलेगा तो 25 से 30 लाख रुपया वो भी हो जाएगा। तो हम आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि एक नियोजित शिक्षक अपने जीवन में इतना पैसा एक साथ नहीं जमा कर सकता है, न कमा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि सक्षमता परीक्षा, अगर सरकार इसको खारिज कर दे, चल सक्षमता परीक्षा को न देते हैं, ऐसे ही राजकर्मी बना देंगे, इतना दबाव हम नियोजित शिक्षक संगठनों में रहता तो ये नौबत नहीं आती। आज जो शिक्षक संगठनों की स्थिति है, ये आप भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं। शिक्षक नेता अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं, कोर्ट के नाम पे चंदा लेना हो चाहे जो भी हो, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे और इनसे हम उन चीजों को समझने की कोशिश की। देखिए, ये कार्यक्रम हम लगातार जारी रखेंगे। जो विभिन्न शिक्षक संगठन के और नेता हैं जो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता के सहारे नौकरी में नहीं आनी चाहिए, उनकी क्या राय है उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नौकरी को लेकर जो घर का जो मोह है ना, परिवार, बाल बच्चा, दादी नानी, मामी मम्मी पापा बीमार रहते हैं, कौन देखेगा, इस मोह से जब तक आप बाहर नहीं निकलिएगा, ये मोह सबसे बड़ा संकट है आपके लिए। सरकार की नौकरी करने जा रहे हैं ना, सरकार के आप नौकर है ना, ये पदस्थापना को लेकर जो मोह है ना, जब तक इस मोह से आप बाहर नहीं निकलिएगा तब तक बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।